So hi everyone, welcome back to this channel. In this video we are going to cover the muscle relaxants. हमने फार्माकोलॉजी ऑफ सेमेस्टर 4 स्टार्ट कर दी थी। पिछली वीडियो में मैंने एनेस्थीसिया कवर कर दिया था, इस वीडियो में मसल रिलैक्सेंट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक। तो सबसे पहले मसल, तुम खुद देखो, यहाँ पर मत देखो। सबसे पहले मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर है, ऐसे के एजेंट्स, ऐसे के ड्रग्स जो हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। तो बताओ कौन सी कंडीशंस में हम इसको यूज़ करेंगे मसल रिलैक्सेंट्स को? जब हमने कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करना है, कोई स्कोपी करनी है, एंडोस्कोपी करनी है, क्लोनोस्कोपी करनी है, क्योंकि उन केसेस में अगर पेशेंट अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा तो स्कोप तो आगे जाएगा ही नहीं। तो उनके केसेस में, या अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, पार्किंसनिज्म है, सीजर्स आते हैं, उसमें क्या होता है, मसल स्पाज्म बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उन केसेस में हम इनको मसल रिलैक्सेंट्स को यूज़ करते हैं। कोई भी सर्जरी होनी है, ठीक है, उस केसेस में अगर मसल्स, फॉर एग्जांपल एब्डोमेन सर्जरी होनी है, तो उन केसेस में हम चाहते हैं कि हमारी जो एब्डोमेन मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए, तो उन सर्जरीज़ के केसेस में भी हमें मसल रिलैक्सेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये था बेसिक आइडिया कि मसल रिलैक्सेंट्स है क्या और हॉस्पिटल में इनका क्या यूज़ है। अब देखो, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आर द ड्रग्स that reduce the muscle tone and help relieve muscle spasms। मसल टोन से क्या समझते हो? मसल टोन मतलब कंट्रैक्टिबिलिटी, कि कितना वो उसने कंट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसकी कंट्रैक्टिबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। दे एक्ट ईदर सेंट्रली या पेरिफेरली। अब कोई भी मसल रिलैक्सेंट हम खा रहे हैं तो वो या तो सेंट्रली मतलब सीधा ब्रेन पे एक्ट करेगा, तो ब्रेन आगे मसल्स को कहेगा तुम रिलैक्स हो जाओ, या सीधा पेरिफेरली, सीधा ही मसल पे ही जाके, कि या तो उसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या उस मसल के फाइबर्स पे, कि उनको कहेगा रिलैक्स हो जाओ। तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या सेंट्रली या पेरिफेरली ऑन द मसल। क्लिनिकल यूज़ क्या है? मसल स्पाजम्स अगर किसी को आ रहे हैं, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, या सर्जिकल प्रोसीजर होना है, या इंट्यूबेट करना है पेशेंट को, तो उस केस में अगर वो अपनी यहाँ पर लैरिंक्स की मसल्स को कड़ा के रखेगा तो हम ट्यूब डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो उन केसेस में हमें मसल रिलैक्सेंट्स चाहिए होते हैं। अब आती है इनकी क्लासिफिकेशन। जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने बता दिया। एक होते हैं जो पेरिफ्री पे एक्ट करेंगे, एक जो सीधा ब्रेन पे एक्ट करेंगे, मतलब सेंट्रली एक्टिंग। सबसे पहले इधर आ जाओ पेरिफेरली एक्टिंग पे। अब पेरिफ्री में मैंने तुम्हें बताया था दो जगह पे वो एक्ट करेंगे, या तो पेरिफ्री के न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, या जंक्शंस पे नहीं, मसल के फाइबर्स पे, मसल फाइबर्स पे। तो उस बेसिस पे आगे एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड एक है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। क्लियर? उसके बाद यहाँ तक क्लियर? अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में आते हैं 2 टाइप्स, नॉन डीपोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग। जो जितना बड़ा नेम है उसके अंदर उतने ही ज़्यादा ड्रग्स है। नॉन डीपोलराइजिंग में आते हैं पाइपिक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम और एट्राक्यूरोनियम, ये भी आता है, वो हम आगे देखेंगे। डीपोलराइजिंग में सिर्फ एक आता है, दैट इज सक्सेनाइल कोलिन, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट। डीपोलराइजिंग में सिर्फ एक आता है, सक्सेनाइल कोलिन। ये थे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। ये मैंने कहा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे एक्ट करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी तुम्हें कुछ भी वो समझने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें आगे समझ आएगा। अभी मैं तुम्हें सिर्फ फ्लो चार्ट लर्न करवा रही हूँ। फिर है डायरेक्ट एक्टिंग, जो मसल फाइबर्स पे डायरेक्टली एक्ट करेंगे, उनके जंक्शंस पे नहीं, डायरेक्टली मसल फाइबर्स पे। तो उनमें आते हैं सिर्फ 2। द इंपॉर्टेंट वन इज दिस, डेंट्रोलिन सोडियम एंड क्यूनिन। उसके बाद आता है, ये थे पैरिफेरली एक्टिंग एंड ये है सेंट्रली एक्टिंग। उसमें आते हैं बैक्लोफेन एंड कैरिसोप्रोडोल। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिफिकेशन। एक है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, दूसरा मैंने क्या कहे थे, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ये 2 क्लियर? पेरिफेरली जो एक्ट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और डायरेक्टली ऑन द मसल फाइबर, एंड सेंट्रली एक्टिंग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगे। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। उनमें कौन से आ रहे थे? 2। एक आ रहे थे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और एक आ रहे थे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। बात करते हैं विद द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। उसमें 2 आते हैं, एक आता है नॉन डीपोलराइजिंग और एक आता है डीपोलराइजिंग। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट नॉन डीपोलराइजिंग, विच इज ऑल्सो नॉन एज कॉम्पैटिटिव ब्लॉकर, ठीक है। अब नॉन डीपोलराइजिंग वर्क कैसे करेगा? इसने पता क्या करना है, डीपोलराइजेशन होने नहीं देनी, हमारी मसल्स की डीपोलराइजेशन होने ही नहीं देनी। यहाँ देखो, डीपोलराइजेशन का मतलब तुम्हें पता है ना, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इधर से इधर आएगा तो फिर आगे
इम्पल्स, मतलब जैसे नर्व से जो इम्पल्स है वो आगे आगे ट्रैवल करती है तो सिग्नल आगे आगे जाता है, बस इसने आगे जाने ही नहीं देना। ऐसे समझ लो डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ से सिग्नल यहाँ उसने जाने ही नहीं देना, तो मसल को तो सिग्नल मिलेगा ही नहीं एक हिसाब से, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो नॉन डीपोलराइजिंग मतलब उसने हमारे मसल फाइबर को डीपोलराइज होने ही नहीं दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उधर भेजा ही नहीं, अगर उसको सिग्नल मिला ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, मतलब को व्यू रिलैक्स ही रहेगा, वही तो हम चाहते हैं, इसलिए तो मसल रिलैक्सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर समझो, अगर तुम्हें मेरी समझ नहीं आई तो मैं यहाँ से समझ आ जाएगा। These agents competitively block acetylcholine receptors at the neuromuscular junction, preventing depolarization and muscle contraction। देखो ये नर्व की साइड है एंड ये हमारा मसल फाइबर है, ठीक है, ये न्यूरॉन एंडिंग है एंड ये मसल है। तो होता क्या है, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बनता है और वो एसिटाइलकोलिन बन के इन पे लगता है, मसल फाइबर के रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे वो लगता है। बस हुआ क्या, अब यहाँ से जो हमने मसल रिलैक्सेंट खा लिया, नॉन डीपोलराइजिंग वाला ब्लॉकर्स अगर हमने खा लिए, तो उन्होंने क्या करना है, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना है। अब एसिटाइलकोलिन तो बन रहा है, वहाँ पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया तो वो यहाँ पर चिपक ही नहीं रहे, अगर ये चिपकेंगे नहीं तो सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, मतलब मसल फाइबर तो डीपोलराइज हुआ ही नहीं, मतलब वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, वही तो हम चाहते हैं। आगे समझ, मतलब इन्होंने बेसिकली किया क्या है, हमारे जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण सिग्नल यहाँ से यहाँ आया ही नहीं। ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। एसिटाइलकोलिन मतलब नॉन डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग देखो नाम से क्लियर है, नॉन डीपोलराइजिंग मतलब डीपोलराइजेशन नहीं होने दी, कैसे नहीं होने दी, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। यहाँ पर ये वाला इसको समझो, मोटर न्यूरॉन्स, जो ये वाला मोटर न्यूरॉन है ये क्या करेगा, रिलीज एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन बाइंड्स टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इन्हीं को हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं, तो ये उन पे बाइंड करता था नॉर्मली ऐसे होता है। बट जब हमने नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट खा लिए, मतलब अपनी मेडिसिन खा ली, मसल रिलैक्सेंट खा लिया, तब क्या होगा, ड्रग बाइंड, वो वाला जो ड्रग हमने खाया वो इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गया, तो बस क्या हुआ, अब नो रिसेप्टर एक्टिवेशन, नो डीपोलराइजेशन, नो मसल कंट्रैक्शन, फ्लैसिड पैरालिसिस। अब हमने जो ड्रग खाया उसने इसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ से यहाँ सिग्नल जाएगा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वही हम चाहते थे। क्लियर, इजी, नॉन डीपोलराइजिंग मतलब डीपोलराइजेशन होने ही नहीं दी। अब तुम्हें ये याद ही करना पड़ेंगे, नॉन डीपोलराइजिंग के ड्रग्स सारे ओनियम ऐसे करके हैं सारे, ठीक है। टॉब्यूक्यूरेरियन, ये थोड़ा अलग है, ट्यूबोक्यूरेरियन, पैनक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम एंड रॉक्यूरोनियम। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज थ्री, वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम एंड रॉक्यूरोनियम एंड पैनक्यूरोनियम। ये ईजी है, एटलीस्ट इनको तो याद कर लो, ठीक है। एंड ये अलग है ट्यूबोक्यूरेरिन। तो अब मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में इसलिए किया है क्योंकि इन ऐसे फॉर्मेट में अगर मैं तुम्हें लिखूंगी इतने बड़े पैराग्राफ्स तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ऐसे अगर तुमने स्पेसिफिक डिटेल्स लिखनी है तुम ऐसे लिखना। फॉर एग्जांपल तुमने इतने यहाँ तक सब कुछ बता दिया, मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन बता दी, फर्दर जो सब टाइप्स है वो बता दी, यहाँ पर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह बता दिया। उसके बाद तुम आए इसके स्पेसिफिक ड्रग्स पे, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो जो चीज़ें स्पेसिफिक है उनका पता होना चाहिए, तभी तुम लिख पाओगे। तो इसलिए मैंने ये टेबल फॉर्मेट में बताया ताकि तुम्हें इंडिविजुअल याद रहे, ज़्यादा मैंने पैराग्राफ नहीं लिखे, वो तो तुम बुक से भी देख लोगे। तो फर्स्ट ड्रग इज डी ट्यूबोक्यूरेरिन। इसका ऑनसेट क्या है, ये स्लो ऑनसेट है, इसका स्लो ऑनसेट है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसका इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स याद कर लेना। फिर आती है मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन। तो ये इसको किडनी ही एलिमिनेट करती है। देखो जिसका मैंने ये नहीं लिखा कि कौन मेटाबोलाइज कर रहा है, मतलब कि वो ड्रग मेटाबोलाइज हो ही नहीं रही। तो ऐसी भी ड्रग्स होती है जो एज इट इज़ जिस स्टेट में हमारे अंदर आई है उसी स्टेट्स में ही वो हमारे अंदर से निकल जाएगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसकी सिर्फ एलिमिनेशन ही होती है। और कौन एलिमिनेट करता है इसको, किडनी, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या है, तो जब हम ये वाला ड्रग लेते हैं वो क्या करता है, हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं ना उनकी डीग्रेनुलेशन करा देता है, जिसके कारण वो मास्ट सेल से एक केमिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन निकला, हिस्टामिन का ये एक्शन होता है, उसने हाइपोटेंशन कर दी, उसने ब्रोंकोस्पाज्म कर दिया। क्लिनिकल नोट क्या, इट इज़ रियरली यूज, क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट है। हम चाहते हैं पेशेंट हाइपोटेंशन में चले जाए, हम चाहते हैं पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, नहीं ना, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। ईजी। टॉब्यूक्यूरेरिन के बारे में मैंने तुम्हें बताया, स्लो ऑनसेट, लॉन्ग ड्यूरेशन, मेटाबोलाइज नहीं होता, इसकी एलिमिनेशन ही होती है, किडनी करती है। जब हम ये ड्रग लेते हैं मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हो जाती है, जिसमें से हिस्टामिन निकलता है, हिस्टामिन ये सब कुछ करता है, इन्हीं सब के कारण हम इसको अब नहीं यूज़ करते। सेकेंड ड्रग पैनक्यूरोनियम, इसका इसका इंटरमीडिएट ऑनसेट है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये रहती है, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑनसेट, लॉन्ग ड्यूरेशन। इसको मेटाबोलाइज करने के लिए है लिवर है, एक्सक्रीट करने के लिए भी है किडनी।
इसका एक्शन क्या है? वेगोलिटिक। अब वेगोलिटिक का मतलब क्या है? वेगस नर्व को ब्लॉक करना है। ये क्या करता है? वेगस नर्व को ब्लॉक कर देता है। एंड वेगस नर्व इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी, मतलब कि जो हमारा हार्ट रेट को स्लो डाउन करवाती है। तो इसने क्या किया? वेगस नर्व जो कि हार्ट रेट स्लो डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसको ब्लॉक कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो बस इसका वेगोलिटिक एक्शन है, टैकीकार्डिया कॉज करेगी। सो इसलिए हम इसको कार्डियक पेशेंट्स में नहीं देते, ईजी। उसके बाद आता है वैक्यूरोनियम। इसका भी इंटरमीडिएट ऑनसेट है एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन है, इंटरमीडिएट सी ड्यूरेशन है इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, लिवर मेटाबोलाइज करता है, इसका कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है। सो बट इट इज़ कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट हैव मिनिमल कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, देयरफॉर इट इज़ कॉमनली यूज्ड। उसके बाद ऐसे याद कर लो, वैक्यूरोनियम वी वैस्कुलर, तो कार्डियोवैस्कुलर मैं तुम्हें बस याद ही करवा रही हूँ अगर तुम्हें ऐसे याद हो रहा है तो। फिर आता है एट्राक्यूरियम। अगर तुम्हें अभी नहीं याद हो रहा, जब तुम इनको मेरे साथ नोट करोगे तुम्हें अल्टीमेटली याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड स्पेसिफिकली इन केस द पेशेंट इज़ वेंटिलेटेड। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उस केसेस में एट्राक्यूरियम जाता ही है। क्यों? क्योंकि कई पेशेंट्स जो होते हैं जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं तो वो जोर से मूवमेंट्स करते रहते होते हैं, अनइंटेंशनली उनकी मूवमेंट्स होती रहती है, तो तब हम एज अ मसल रिलैक्सेंट एट्राक्यूरियम देते हैं। दूसरा, हमने उनको इंट्यूबेट किया हुआ है ना, वेंटिलेटर पे या पेशेंट इंट्यूबेट किया हुआ है, तो पेशेंट की जो यहाँ पर जो मसल्स हैं, नेक वाली मसल्स है, लैरिंग्स की के वहाँ पर जो भी मसल्स है वो रिलैक्स रहे, पेशेंट को दर्द ना हो गले में। तो इसलिए एट्राक्यूरियम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, जहाँ पर वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स होते हैं। एंड दूसरा जो एट्राक्यूरियम है वो वैसे अगर कोई मतलब इनवॉलंटरी या वॉलंटरी मूवमेंट्स करी जा रहा है तो उन केसेस में। तो इसका इंटरमीडिएट ऑनसेट एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन है इसकी तरह, वैक्यूरोनियम की तरह। इसकी होती है हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन मतलब स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन, खुद ही हमारे ब्लड के अंदर खुद ही डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। सो देयरफॉर इट इज़ सेफ़ इन रीनल एंड हिपैटिक फेलियर। मतलब कि देखो, क्योंकि हमें ना ही लिवर की ज़रूरत है इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए, ना ही हमें किडनी की ज़रूरत है इसकी एलिमिनेशन के लिए, तो इसलिए अगर पेशेंट रीनल एंड हिपैटिक फेलियर वाला है तो हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो वो चाहिए ही नहीं, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इस केस में हम दे सकते हैं। पर अगर ऐसा हम ये ड्रग्स दे दें इन केसेस में कि हिपैटिक रीनल फेलियर के केस में हम पैनक्यूरोनियम या वैक्यूरोनियम दे रहे हैं, तो मतलब ड्रग हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, तो उस केसेस में पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। एंड जो इसके मेटाबोलाइट्स है ना एट्राक्यूरियम में, के दे मे कॉज सीजर्स, ये याद रखना है। एट्राक्यूरियम का एक साइड इफेक्ट है कि मेटाबॉलिज्म के बाद जो इसके मेटाबोलाइट्स बचते हैं वो सीजर्स कॉज कर सकते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया, गुड फॉर आईसीयू पेशेंट्स। फिर आता है रॉक्यूरोनियम। इसका रैपिड, आर से रॉक्यूरोनियम, आर से रैपिड ऑनसेट, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है। तो ये जो है ना रॉक्यूरोनियम, याद रखना, ये जो ड्रग है स्पेसिफिकली अगर पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? रॉक्यूरोनियम, क्योंकि इसको कहते हैं रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन में ये काम आता है एंड इन केस ऑफ माइल्ड टैकीकार्डिया। एंड बट इट कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू सक्सेनाइल कोलिन। पहले तुम्हें बता दूँ, RSI रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन का क्या मतलब होता है? जब हमने एमरजेंसी केसेस में जब हमने जल्दी पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो उस केस में हम पता क्या करते हैं, पहले सेडेटिव दे देते हैं, साथ ही साथ मसल रिलैक्सेंट देते हैं, सीक्वेंस में सेडेटिव की दिया, साथ ही मसल रिलैक्सेंट दे दिया, क्योंकि पर पेशेंट एमरजेंसी में हमने जल्दी उसका एयरवे लेना है, ठीक है, जल्दी हमें उसका एयरवे असेस करना है, तो उन केसेस में रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करनी पड़ती है। मतलब सबसे पहले हमने पेशेंट को सबसे पहले उसको सिडेट किया, उसके बाद हमने उसको मसल रिलैक्सेंट दे दिया। तो उस केसेस में जब हमने इंट्यूबेट करना है, द बेस्ट ड्रग इज रॉक्यूरोनियम। क्लियर है? आई होप ये तुम्हें स्पेसिफिक चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद दीज आर द डोजेस। अगर तुमने याद करनी है तुम यहाँ से नोट कर लेना, इन सभी ड्रग्स की मैंने डोसेस लिखी है एंड ये उनके साइड इफेक्ट्स है जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिए हैं। तुमने सेपरेटली नोट करना है तो तुम यहाँ से नोट कर लो, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया, वहाँ पर समझा दिया। उसके बाद आती है इंडिकेशंस। कभी यूज़ करेंगे मसल रिलैक्सेंट्स, ये मसल रिलैक्सेंट चाहे कोई भी हो,
है तो वो मसल को रिलैक्स ही कर रहा है ना, तो इंडिकेशंस तो सेम ही होंगी, चाहे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, चाहे डायरेक्ट एक्टिंग है, चाहे सेंट्रली एक्टिंग है, जहाँ मर्जी चले जाओ, बट मसल रिलैक्सेंट है उसकी इंडिकेशन सेम होगी। सर्जिकल प्रोसीजर मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी हम चाहते हैं एब्डोमिन मसल्स रिलैक्स हो जाए, या ईटी इंट्यूबेशन करनी है। इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन बाय रिलैक्सिंग वोकल कॉर्ड्स एंड जॉ मसल्स, एंड इन केस ऑफ मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एफर्ट्स इन वेंटिलेटेड पेशेंट्स। एंड इसकी फोर्थ इंडिकेशन है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो ये वाली थेरेपी होती है बेसिकली ये साइकेट्रिक पेशेंट्स के केसेस में होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रेन के स्पेसिफिक पॉइंट में हम इलेक्ट्रिकल करंट भेजते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, हम इंटेंशनली सीजर्स चाहते हैं जब हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे रहे हैं उनके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए, तो उन केसेस में हम मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जहाँ पर हम चाहते हैं पेशेंट इमोबलाइज रहे, उसकी मसल्स रिलैक्स रहें, सीटी एमआरआई या ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के केस में, एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ मसल स्पाज्म। ये क्लियर है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, तब हम चाहते हैं नेक मसल रिलैक्स रहे ताकि हम ईजिली उसको उसमें इंट्यूबेट कर सकें। पेशेंट मैकेनिकली वेंटिलेटेड है, क्यों यहाँ पर क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं पेशेंट स्पॉन्टेनियसली खुद ना ब्रीद करे, फिर वेंटिलेटर लगाएगा क्या फ़ायदा, पेशेंट खुद ही ब्रीद करी जा रहा है। हम उसकी इंटरकोस्टल एंड डायफ्रामेटिक मसल्स को इससे क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे, थोड़ा पैरालाइज कर देंगे ताकि वो वेंटिलेटर पे ही चले। खुद ब्रीदिंग कर गया तो फिर वेंटिलेटर का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम मसल्स को रिलैक्स कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, हम करंट भेज रहे हैं पेशेंट के ब्रेन में। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी? सो द मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट इज मायस्थीनिया ग्रेविस। तो अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखो तो पहली क्या है, मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मायस्थीनिया ग्रेविस तुम्हें पता है क्या है, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी एंटीबॉडीज़ जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो एक तो वहाँ पर वैसे ही जो एसिटाइलकोलिन वो आगे जा नहीं पा रहा, ऊपर से हम खुद मसल रिलैक्सेंट्स दे ही जा रहे हैं। मतलब एक तो पहले मायस्थीनिया ग्रेविस के कारण पर्सन की मसल्स वीक है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अटैक कर रहा है। ऊपर से वो पहले ही वीक थी, ऊपर से मसल रिलैक्सेंट्स दे ही जा रहे हैं, तो पर्सन तो पैरालाइज हो जाएगा। तो इसलिए मायोसिनिया ग्रेविस के केस में हम मसल रिलैक्सेंट्स नहीं दे सकते। सेकंड क्या है, शॉक। तो इसको तुम ऐसे समझो, अगर पर्सन शॉक में है ना, तो मतलब कि जो ब्लड फ्लो टू द किडनीज वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो उसी ब्लड में जो ये ड्रग था, है ना, ये ड्रग भी तो उसी ब्लड में है और उसने किडनी के पास जाके बाद में एलिमिनेट होना था, मतलब वहाँ पर ही पूरी ब्लड की क्लेंसिंग होनी थी। बट अगर पर्सन शॉक में होगा तो टिश्यू परफ्यूजन टू द किडनी, मतलब ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द किडनी रिड्यूस, मतलब जो ड्रग है प्रॉपरली हमारी बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा। तो ये ब्लड क्या कॉज करेगा, इतने लंबे समय तक अगर ये हमारी बॉडी में रहेगा तो ये पैरालाइज नहीं कॉज कर देगा, एक्सट्रीम मसल वीकनेस नहीं कॉज कर देगा। तो जब भी कोई पेशेंट शॉक में होता है तो हम प्रिवेंट ही करते हैं कि हम मसल रिलैक्सेंट्स ना दें, क्योंकि उस केस में उसकी एक्सक्रीशन नहीं होनी, बाद में एलिमिनेशन नहीं होनी बॉडी से, क्योंकि किडनी के पास ब्लड ही नहीं जा रहा, द ब्लड कंटेनिंग दिस ड्रग। थर्ड इज इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। सेम, किडनी काम ही नहीं कर रही तो उसने निकलना नहीं, अगर वो निकला ना तो फिर वो साइड इफेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। कार्डियक डिसीजेस, क्योंकि हमने पढ़ा ना, तो ये हाइपोटेंशन वगैरह कॉज कर रहा है तो अरिथमियास वगैरह कॉज करना स्टार्ट कर देगा। हाइपरथायराइडिज्म के केस में भी हम नहीं देते। उसके बाद ये डोसेज है, ये तो तुमने याद ही रखनी है। इनिशियली इनकी डोज 0.4 to 0.5 mg पर kg IV बोलस जाती है। मेंटेनेंस डोज 0.08 to 0.1 mg पर kg। या तुम सीधा ये याद रख लो, नहीं ये याद हो रहा, ओनली दिस 120 to 80 mg IV इंजेक्शन इन केस ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का पहला पार्ट खत्म कर दिया, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड, उसी के अंडर सेकंड कैटेगरी कौन थी डीपोलराइजिंग एजेंट। उसमें क्या था, डिफरेंस समझो। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट मतलब डीपोलराइजेशन होने ही नहीं देनी, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को वहाँ पर तो ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर क्या है, डीपोलराइजेशन तो हो रही है बट इतनी ज़्यादा डीपोलराइजेशन हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ हो रहा है कि एक टाइम पे आके जो हमारे रिसेप्टर है वो डिसेंसिटाइज ही हो गए कि तो इतनी बार एसिटाइलकोलिन आई जा रहा है बार बार आई जा रहा है कि अब वो काम ही नहीं करेंगे, अब उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो अगर हम ऐसे करके अगर हम डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स देंगे तो वो ऐसे वर्क कर रहे हैं, डिसेंसिटाइज ही कर देंगे कि आने दो एसिटाइलकोलिन को, उन्होंने वर्क ही नहीं करना। ठीक है, इसके दो फेजेस हैं कि पहले तो वर्क कर रहे हैं
सेकंड में डिसेंसिटाइजेशन ही हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ आई तो अब समझ आ जाएगी। देखो, डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर द ड्रग्स that mimic acetylcholine at the neuromuscular junction, causing continuous stimulation of nicotinic receptor on skeletal muscle। कि एसिटाइलकोलिन ने तो अपना काम करना ही है, उसके अलावा अगर हम ये ड्रग ले जा रहे हैं लेंगे तो वो भी एसिटाइलकोलिन को मिमिक करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब एसिटाइलकोलिन तो अपने रिसेप्टर्स के पास आ ही रहा है, अब ये वाले ड्रग्स भी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के पास आ के उसको स्टिमुलेट करी जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसने अब रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, उसने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देना है, डिसेंसिटाइज हो जाना है। समझ आई? दिस लीड्स टू इनिशियल मसल कंट्रैक्शन फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस ड्यू टू रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। पहले तो मसल कंट्रैक्ट करेगी, पहले तो मसल रिस्पॉन्ड करेगी, बट बाद में पैरालिसिस ही हो जाएगा क्योंकि अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, डिसेंसिटाइज हो जाएगी। वही मैं कह रही थी, इसके दो फेजेस हैं। पहले फेज में तो डीपोलराइजेशन हो रही है, मसल कंट्रैक्शन हो रही है, बट दूसरे फेज में अब वो नहीं होगी, डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। समझो, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है डीपोलराइजेशन वाले में, सक्सिनाइलकोलिन बाइंड्स टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ओपन्स द, वही सक्सिनाइलकोलिन कौन सा, क्योंकि अभी हम ये क्या कर रहे हैं, डीपोलराइजिंग वाले कर रहे हैं ना, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया नहीं था, दो ही है, सक्सिनाइलकोलिन एंड क्यूनिन, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सिनाइलकोलिन है। तो ये ड्रग है सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन वहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड कर रहा है, वही जो काम आ गया होना होता है, आयन चैनल्स ओपन वगैरह हो रहे हैं, तो मसल कंट्रैक्शन हो रही है। फेज 2 में क्या होगा, बार बार सक्सिनाइलकोलिन बाइंड करी जा रहा है, रिसेप्टर्स अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, अब कोई पोलराइजेशन नहीं होगी, तो अब क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। क्लियर है? उसके बाद ये दोबारा से वही चीज़ है, तो मैं ऐसे करके इसको बनाकर आना, बट इन द फ्लो चार्ट फॉर्म। सक्सिनाइलकोलिन मिमिक्स द एसिटाइलकोलिन, अभी तक भी जिसको समझ नहीं आया वो भी यहाँ से समझ लेना। सक्सिनाइलकोलिन क्या ड्रग जो अब हम ले रहे हैं, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, ठीक है। सक्सिनाइलकोलिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन को मिमिक कर रहा है, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रहा है, जिसके कारण सोडियम इनफ्लक्स मतलब सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण इनिशियल डीपोलराइजेशन हो रही है, सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो मसल कंट्रैक्ट कर रही है, बट बार बार परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन के कारण रिसेप्टर कहेगा बस, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा, अब होगा पैरालिसिस। क्लियर? तो ये है जो भी ड्रग की बात कर रहे थे, दैट इज सक्सिनाइलकोलिन। अब उसके बारे में डिटेल समझो कि तुमने उसके बारे में लिखोगे क्या, तुम क्या लिखोगे, ये मोस्ट कॉमन मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं किस केस में, जब हमने ईटी ट्यूब डालनी होती है तब। तो अगर कोई पूछे कि विच इज द बेस्ट ड्रग एज अ मसल रिलैक्सेंट इन केस वी वांट इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, देन आंसर इज सक्सिनाइलकोलिन। क्यों? क्योंकि एक तो 1 to 1.5 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये अपना इफेक्ट दे देता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि बीपी एंड हार्ट रेट में चेंजेस, अरिथमिया एंड हाइपरकैलेमिया। अब हाइपर, बाकी तो समझ आ रहा है कि इसके ये इफेक्ट्स तो हमने पहले भी इतने पढ़े हैं, तो ये तो कॉमन है, बट हाइपरकैलेमिया कैसे, क्योंकि तुम यहाँ पर देखो, मैंने बताया नहीं है कि ये बार बार जा रहा है, तो सोडियम पोटेशियम इफ्लक्स तो हो रहा है, तो पोटेशियम देखो बाहर नहीं निकली जा रहा, तो ऐसे हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अगर बार सक्सिनाइलकोलिन बार बार उसका एक्शन मिमिक करी जा रहा है, तो हाइपरकैलेमिया इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन जब हम सक्सिनाइलकोलिन देते हैं। तो इतना तो तुमने एटलीस्ट सक्सिनाइलकोलिन के बारे में लिखकर आना है, और भी लिख के आना है। और क्या है कि इसकी इंडिकेशंस बता के आओगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वो भी हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिकेशन, तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया था रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन क्या होता है, तो उसके केस में हम यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज़ फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, मेक इट आइडियल फॉर एमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट। जब हमें पता है अभी जल्दी जल्दी एमरजेंसी वार्ड में पेशेंट आया, हमने जल्दी जल्दी ईटी डालनी है, तो हम सक्सिनाइलकोलिन उसको दे देंगे, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी एंड आराम से हम ईटी डाल पाएंगे। दूसरा, एडजंक्ट इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, हमने पहले भी देखी है, ये सभी कुछ हमने पहले देखा है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मैंने बता दिया साइकेट्रिक कंडीशंस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स को फोकस करते हैं टू द स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है। तो उस केसेस में भी क्योंकि हम चाहते हैं कि पर्सन को इंटेंशनली हम चाहते हैं सीजर्स हों, तो एक बारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ताकि कोई भी वायलेंट मसल एक्शन ना हो, तो उन केसेस में हम देते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स में तो देंगे ही देंगे मसल रिलैक्सेंट्स, एंड अगर कोई सीजर्स वगैरह या और कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, तो उस केस में ये भी तो एक मसल रिलैक्सेंट ही है। तो तुम्हें पता ही है कि जनरली किन किन चीज़ों में हम देते हैं। स्पेसिफिक क्या है कि सक्सिनाइलकोलिन इज गिवन व्हेन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज नीडेड। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, सभी की जो हमने पहले एनेस्थीसिया पिछली वीडियो में पढ़े, हमने उसका भी देखा था कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये कॉज कर देते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके। तो इस केसेस में भी ऐसे ही अगर पर्सन को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, वो क्या है मैंने तुम्हें पहले बता दिया था इन द प्रीवियस वीडियो, तो उस केसेस में हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि ये भी क्या है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, तो पर्सन और हाइपरथर्मिक हो जाएगा।
क्योंकि ये हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ट्रिगर करता है। बर्न्स में, क्रश इंजरीज एंड पैराप्लेजिया के केस में भी हम नहीं देते। अब इसका कारण क्या है? देखो, जब भी बर्न्स वगैरह पेशेंट को हुए होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, कंपेंसेट करने के लिए जो हमारे वहाँ पर जो न्यूरॉन एंडिंग है ना, वो वैसे ही एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रही होती है। अब वो ऑलरेडी बर्न्स का, अगर बर्न का पेशेंट है, क्रश इंजरी का पेशेंट है, तो उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए वो वैसे ही एसिटाइलकोलिन इतना रिलीज़ कर रही है, ऊपर से हम सक्सिनाइलकोलिन दे रहे हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को मिमिक करता है, तो इतना ज़्यादा एसिटाइलकोलिन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मैंने तुम्हें पहले बताया, हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया क्या कॉज करेगा? अरिथमिया। वो तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उस केस से। तो अगर किसी को बर्न है, क्रश इंजरी है, पैराप्लेजिया है, उन केसेस में हम नहीं दे सकते सक्सिनाइलकोलिन को। बाकी कोई और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, एक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन कि हम सक्सिनाइलकोलिन स्यूडोकोलिनेस्ट्रेस डेफिशिएंसी में नहीं देते। क्यों? ये स्यूडोकोलिनेस्ट्रेस क्या है? एक एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी में सक्सिनाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करने में, ऐसे समझ लो, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उसका मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? उसके तो अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे, अगेन लीडिंग टू हाइपरकैलेमिया, अगेन कॉजिंग कार्डियक अरिथमियास। तो स्यूडोकोलिनेस्ट्रेस की डेफिशिएंसी में हम सक्सिनाइलकोलिन नहीं देते। डोसेज याद कर लो, 2.5 mg पर मिनट। यहाँ पर हमारे ख़त्म हो गए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स पे। पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो कि हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स पढ़ लिए। वो क्या कर रहे थे? वो डायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट कर रहे थे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे थे, सीधी बात बोलो। पर ये डायरेक्ट एक्टिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये पता क्या करेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने क्या करना है? मसल फाइबर्स, जो हमारे मसल फाइबर्स है, उन पे एक्ट करना है। होता क्या कि मसल फाइबर क्या है? एक तरह का सेल है। उस सेल के पास एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्टोर हाउस होता है ऑफ द कैल्शियम। तो ये उस पे एक्ट करती है, कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है। पर मतलब कि ये पता क्या करेगी, मतलब ये क्या करेगी, मतलब नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि कैल्शियम रिलीज होता है और मसल कंट्रैक्ट होती है, बट अभी इसने यही तो करना है, इसने कैल्शियम रिलीज ही नहीं होने देना। कैल्शियम रिलीज ना हुई तो मसल कंट्रैक्ट ही नहीं होगी। तो यही इसका काम है डायरेक्ट एक्टिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स का। डिफरेंस क्लियर हो गया? So direct acting muscle relaxants inhibit the muscle contraction by interfering with intracellular calcium release or muscle metabolism, not by blocking nerve signals. Clear? intracellular calcium release को ये इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे इसका कोई काम नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म समझो। इट एक्टेड डायरेक्टली ऑन द मसल सेल्स, नॉट ऑन द नर्व्स। इसका पहले तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे था ना, नर्व्स के साथ अब इसका कोई लेना देना नहीं, सीधा मसल्स पे ही। इट ब्लॉक्स कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर द स्टोरेज साइट। कैल्शियम इज द की सिग्नल दैट टेल द मसल टू कंट्रैक्ट। अब कैल्शियम रिलीज ही नहीं होगा, सो लेस कैल्शियम, वीक मसल कंट्रैक्शन, मतलब मसल रिलैक्स है। एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट द एबनॉर्मल राइज इन टेम्परेचर, मतलब ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को भी प्रिवेंट कर रहा है। कौन? डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ये प्रिवेंट कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या होगा? ड्रॉजीनेस, डिजीनेस एंड वीकनेस हमें पेशेंट में दिखेगी अगर हम उसको डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स दे रहे हैं। अब इसमें सिर्फ दो ही आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स में, डेंट्रोलिन एंड क्यूनिन, ठीक है। ये दो आते हैं इसमें। सबसे पहले डेंट्रोलिन, इनकी डोजेज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। डेंट्रोलिन की है 25 to 100 और इसकी है 200 to 300 mg। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंट्रोलिन की। ये क्या है, कैसे एक्ट कर रहा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ अ डायरेक्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दैट रिड्यूसेस कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल। आगे तुम्हें पता है क्या होगा। क्यूनिन, ये क्या है? ये कम इंपॉर्टेंट है, ये रेयरली यूज होता है। इसको हम मसल एज अ मसल रिलैक्सेंट बहुत रेयरली यूज करते हैं। ये है क्या? इट इज़ एन अल्कलॉइड यूज्ड मेनली as an anti-malarial, also has mild muscle relaxant and analgesic effect, इसलिए हम कई बार इसको दे देते हैं, अदरवाइज ये एंटी मलेरियल एजेंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। अभी मैंने बताया था ना यहाँ पर कि प्रिवेंट एबनॉर्मल राइज इन टेम्परेचर, ये वाले जो डायरेक्ट एक्टिंग है। तो बस ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, अगर किसी को वो है तो हम ये डेंट्रोलिन दे सकते हैं क्योंकि उस चीज़ को ये प्रिवेंट करेगा या फर्दर सीवियर नहीं होने देगा। यूज्ड इन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड स्पास्टिसिटी ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है क्या? तो ये एक तरह की कंडीशन है जिसमें पर्सन को हाइपरथर्मिया रहता है, टैकीकार्डिया रहता है,
एंड सीजर्स हो सकते हैं, तो उन केसेस में हम इसको देते हैं। साइड इफेक्ट्स, डेंट्रोलिन के साइड इफेक्ट्स क्या है? ड्राउजीनेस, मसल वीकनेस एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। फिर आता है क्यूनिन, इसका तो यही है, एंटी मलेरियल है, तो यूज इन फैल्सीपैरम मलेरिया, नॉट कॉमनली यूज टू इट्स टॉक्सिसिटी। इसको एज अ मसल रिलैक्सेंट हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी होती है, बट जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं? वैसे तो नहीं करते, पता चल गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिसिटी है, कॉज करता है। बट अगर कर रहे हैं तो फिर किन कॉज कंडीशंस में करेंगे? जिनको रात में लेग क्रैम्प्स होते हैं ना, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं, टू अबॉलिश नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स, reduce muscle tone in myotonia congenita. So it is a inherited disorder which is characterized by the delayed relaxation. मतलब एक्शन कर लिया उसके बाद अब मसल्स रिलैक्स हो जानी चाहिए थी, बट कंजेनाइटा मायोटोनिया कंजेनाइटा के केस में नहीं होती। तो फिर उन डिलेड मसल रिलैक्सेशन को थोड़ा जल्दी करने के लिए हम क्यूनिन दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट, टिनेटस, हेडेक, नोजिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, अरिथमियास एंड प्रेगनेंसी में तो हम अवॉइड ही करेंगे क्यूनिन को। तो एक बारी मैं रिवाइज करा दूँ, डेंट्रोलिन मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के केस में देते हैं। जो क्यूनिन है बेसिकली तो एंटी मलेरियल है, बट जिनको लेग क्रैम्प्स होते हैं तो उन केस में हम क्यूनिन दे देते हैं। उसके केस में हमने न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम देखा, इसके केस में हमने मायोटोनिया कंजेनाइटा देखा। ठीक है, इंडिकेशंस वही जो भी हमने पढ़ी, एंड दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किसी को हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, वही सारी चीज़ें हैं। अब आता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। पूरे का पूरा एक पोर्शन खत्म हो गया है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। अब सेकंड पोर्शन आता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। बहुत बेकी बस थोड़ी स्लाइड्स रह गई हैं। सो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट सीधा ब्रेन पे एक्ट करेंगी, ना ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट कर रही है, ना ये मसल फाइबर पे, ये तो सीधा ब्रेन को एक्ट करेंगे। ब्रेन को कहेंगे कि तुम स्पास्टिसिटी वाले सिग्नल्स ना भेजें, कि मसल्स कंट्रैक्ट ना हो। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू रिड्यूस मसल टोन एंड रिलीव स्पाज्म। दे डू नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन मसल और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो। ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, वहाँ पर जाके इसने क्या करना है? इनहिबिटरी गाबा रिसेप्टर, ये क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, तो उसको रिलीज कर देना है। देखो इसका नाम ही क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसने इनहिबिट ही करना है, इसने क्या करना है? सिग्नल जाने ही नहीं देने कंट्रैक्शन वाले। तो ब्रेन के पास जाके गाबा एक्टिविटी रिलीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मसल के पास अगर जाएंगे ही नहीं तो वो कंट्रैक्ट ही नहीं होंगे, वही तो हम चाहते हैं, इसलिए तो मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं। सो कॉज डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, डिक्रीज मसल टोन एंड स्पाज्म। समझ आ गई? इसके ये वाले ड्रग्स हैं, एज इट इज़ याद कर लो। सेंट्रली एक्टिंग जो एजेंट्स है उसमें आता है कैरिसोप्रोडोल, सबसे पहले डायजिपैम, बैक्लोफेन एंड टिजानिडीन सॉरी। तो ये 4 ड्रग्स हैं इन केस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद कैरिसोप्रोडोल। तो सभी के सभी का एक तो एक्शन सेम ही है, मतलब इनकी एक तो तुम लिखोगे कि ये सीधा ब्रेन पे एक्ट कर रहे हैं, फिर सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ी चीज़ें वो तुम लिख देना। अब हम बात करते हैं जो थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। क्या कि जो सबसे पहला हमने पढ़ा ना सेंट्रली एक्टिंग में कैरिसोप्रोडोल, याद रखना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि उसके मसल रिलैक्सेंट के अलावा भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है। तो पहले ड्रग की मसल रिलैक्सेंट के अलावा भी 3 और काम है, एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक। फिर है डायजिपैम, ये भी इसकी ये कब देते हैं? डायजिपैम स्पाइनल इंजरीज, टेटनस एंड र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स के केस में भी देते हैं। उसकी ये 3 और फंक्शंस थे, ये इन 3 और केसेस में भी देते हैं, स्पाइनल इंजरीज, टेटनस एंड र्यूमेटिक डिसऑर्डर। फिर आता है बैक्लोफेन, ये क्या कर रहा है? पॉलीसाइनेप्टिक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को डिप्रेस कर रहा है, जिसके कारण मसल वीकनेस हो रही है। और जो टिजिनाडीन है वो बस पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट कर रहा है। अब कहोगे तुम क्या है पॉलीसाइनेप्टिक एंड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस? तो होता क्या है, एक पूरा पाथवे होता है न्यूरल पाथवे जो कि रिफ्लेक्स एक्शन कॉज करता है। रिफ्लेक्स एक्शन वही इन्वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। तो उस पाथवे में देयर आर सर्टेन इंटरकनेक्शंस जिनको हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, जैसे मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, तो उनको हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो कुछ न्यूरल पाथवेज में ऐसे नंबर ऑफ साइनेप्सिस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक पाथवेज। और कुछ न्यूरल पाथवेज में सिर्फ एक या कई बारी मतलब मोस्टली एक ही सिर्फ होता है साइनेप्स ऐसा, तो उनको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक
पाथवेज, और वो पाथवेज जो रिफ्लेक्स कॉज करेंगे हम उसको मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स करेंगे, और जो पॉलीसाइनेप्टिक पाथवेज रिफ्लेक्स कॉज करेंगे हम उसको पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस कहेंगे। पहले इतना समझ आ गया, बस अब इन्हीं रिफ्लेक्सेस को वो डिप्रेस कर देगा। बाकी यही मेन है टिजिनाडीन की। तुम साइड इफ़ेक्ट्स याद कर लो, ड्राई माउथ, हेलुसिनेशंस एंड इंसोम्निया। देखो ऐसे जब भी तुमने इसको लिखना है एग्जाम में, तो ये चीज़ें स्पेसिफिक थी जो तुम्हें अलग से पता होनी चाहिए। अदरवाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हर किसी में सेम है, वो तो तुम लिखोगे, इंडिकेशंस हर किसी में ही सेम है, तो वो ये चीज़ें स्पेसिफिक थी, इसको तुम एज इट इज़ याद कर लो, बाकी तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। इंडिकेशंस, मसल क्रैम्स, एक्यूट मसल स्पाज्म, टेटनस अभी हमने देखा है, टेटनस के केस में हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स दे रहे हैं। देखो पेरिफेरली एक्टिंग में कहीं भी हमने टेटनस का नाम नहीं सुना, टेटनस सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स टेटनस के केस में दे रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो सेम ही है, अगर किसी का हिपैटिक या रीनल इंपेयरमेंट है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा। सीएनएस डिप्रेशन, ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है, ऊपर से तुम इन ड्रग्स को, ये तो वैसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट कर रही हैं, तो फिर वो चीज़ सीवियर हो जाएंगी। हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स, प्रेगनेंसी, हाइपरथायराइडिज्म एंड अरिथमियास, उन केसेस में हम नहीं देते। एडवर्स इफेक्ट सेम है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बस हमेशा एडवर्स या साइड इफेक्ट्स जो है सिस्टम वाइज लिखना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मसल रिलैक्सेंट्स। जिन्होंने एनेस्थीसिया वाली वीडियो नहीं देखी, देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैंने एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट्स अब तक कवर करा दिया है।